हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी में हम समास पढ़ रहे थे और समास के प्रश्न उत्तर कर रहे थे। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में समास पर आधारित प्रश्न किए हैं और आज की क्लास में भी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न नंबर 20 है। जिस समास में उत्तर खंड या उत्तर पद प्रधान हो वह समास कहलाता है। जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर यानी बाद का पद, जहां पूर्व पद, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब पूर्व पद प्रधान होता है उसमें अव्ययी भाव समास, और दूसरा जो समास है आपका उसमें उत्तर खंड लिखा है, उत्तर पद होगा ये, ठीक है। कहीं कहीं उत्तर खंड भी कहा जाता है, उत्तर पद, ठीक है। तो या द्वितीय पद भी इसे कहते हैं। तो उत्तर पद जब प्रधान होता है वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो समास जहां हम शब्दों को छोटा करके संक्षिप्त करके लिखते हैं वो आपका समास कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, सुपुरुष में कौन सा समास है। तो देखिए सबसे पहले हम सुपुरुष का समास विग्रह, सुपुरुष, सुपुरुष का हम समास विग्रह देखेंगे, ठीक है। सु का मतलब होता है अच्छा, अच्छा पुरुष, अच्छा पुरुष। अब देखिए ये विशेषण हो गया, ये आपका विशेषण हो गया, और क्योंकि पुरुष की विशेषता बताई गई है तो ये आपका क्या है, विशेष्य। और हमने आपसे क्या कहा था, जिस समास में विशेषण और विशेष्य या उपमेय और उपमान होता है वो आपका कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, ठीक है। तो सुपुरुष यानी कि अच्छा पुरुष या सुंदर है जो पुरुष, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। सुंदर है जो पुरुष या अच्छा पुरुष, इसका विग्रह क्या हो जाएगा, अच्छा पुरुष या सुंदर है जो पुरुष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा, साग पात में कौन सा समास है। अब देखिए इसकी पहचान क्या है। देखो साग पात, इसका समास विग्रह क्या होगा, साग पात का समास विग्रह क्या होगा, साग और पात क्या हो जाएगा, साग और पात, इसका विग्रह। और यहाँ पर ये योजक चिन्ह है, ये साग और पात को जोड़ रहा है, ठीक है। और जहां योजक चिन्ह लगाया जाता है वहां पर आपका द्वंद्व समास, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट लिखें, देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर में कौन सा समास है। देवासुर, तो पहले तो आप देवासुर का समास विग्रह करें। समास विग्रह क्या हो जाएगा इसका, देवासुर का समास विग्रह होगा देव और असुर, देव और असुर। तो देव और असुर अभी अभी आपने पढ़ा, और योजक चिन्ह, तो यहाँ पर भी आपका द्वंद्व समास होगा। चलिए देश प्रेम में कौन सा समास है, देश प्रेम में कौन सा समास है। तो देश प्रेम का
विग्रह क्या होगा? समास विग्रह, देश प्रेम, इसका समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए प्रेम, देश के लिए, देश के लिए प्रेम। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विभक्ति चिन्ह के लिए का लोप हुआ है, तो साफ पता चल रहा है विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष समास होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? देश के लिए, तो देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, कर्ता ने कर्म को करण से और संप्रदान के लिए, के लिए, तो कर्ता तो आप यहाँ करते नहीं यूज, कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, यानी इसमें आपका यदि तत्पुरुष समास का भी आपको भेद पूछा जाए तो इसमें आपका तत्पुरुष समास का कौन सा भेद होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो देखें देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, ठीक है, में आपका तत्पुरुष समास तो है ही, लेकिन इसका भी संप्रदान तत्पुरुष समास। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में कौन सा समास है? तो कन्यादान का समास विग्रह क्या होगा? कन्या का दान, कन्या का दान, और यहाँ का विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है, तो इसमें आपका संबंध तत्पुरुष समास है। तो हम भेद भी बता रहे हैं आपको यहाँ पर। तो कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में आपका तत्पुरुष समास। चवन्नी में कौन सा समास है? चवन्नी, इसका समास विग्रह क्या होगा? चवन्नी, चवन्नी, ये चार चार आनों का समूह, और जहां पर पहला शब्द संख्यावाचक और समूह और समाहार जैसे शब्द आए वहां आपका द्विगु समास होता है, उस शब्द में आपका द्विगु समास होता है। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, वज्रायुद्ध में कौन सा समास है? वज्रायुद्ध में कौन सा समास है? तो वज्रायुद्ध का समास विग्रह होगा वज्र के द्वारा युद्ध या वज्र के से युद्ध,
वज्र, वज्रा, युद्ध, यानी कि वज्र के द्वारा युद्ध। अब कर्ता ने कर्म को करण से, या वज्र से युद्ध भी हो सकता है, वज्र से युद्ध, दो तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होना चाहिए? अब इसमें तो आपका तत्पुरुष समास तो दिया नहीं गया है। ठीक है, इसमें आपका बहुव्रीहि समास दिया गया है। वज्रायुद्ध में कौन सा समास है? तो यहाँ पर आप देखिए बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें कहा है बहुव्रीहि समास। तो देखो, यदि हम वज्रायुद्ध का समास विग्रह करें तो वज्र के द्वारा युद्ध, इसमें आपका तत्पुरुष समास, लेकिन इसमें आपका तत्पुरुष समास का ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है बहुव्रीहि समास। अब यहाँ पर देखिए वज्रायुद्ध, ये जो है वज्र की विशेषता, यहाँ पर वज्र के द्वारा। ठीक है, तो यदि हम इस समास विग्रह को के द्वारा लें तो यहाँ पर आपका तत्पुरुष समास आना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम और देखो नी, इसमें बहुव्रीहि समास क्यों दिया है? इसको यदि आप तोड़ें तो बहुव्रीहि समास में क्या आता है? एक आपका, इसको जैसे हम नीलकंठ लिखते हैं, नीलकंठ, है ना, नीलकंठ। ठीक है, अगर इसमें तत्पुरुष समास होता तो हम तत्पुरुष समास लिखते, लेकिन बहुव्रीहि समास क्यों दिया गया है इसको आप, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, तो नीलकंठ को आप क्या लिखते हैं? नीलकंठ को आप लिखते हैं नीला, या नील धन कंठ, धन कंठ। ठीक है, तो वज्रायुद्ध, वज्रायुद्ध जो है वज्र धन युद्ध, वज्र धन युद्ध, यानी वज्र का युद्ध। तो इसलिए यहाँ पर जो है युद्ध किसका हो रहा है? वज्र का युद्ध। ठीक है, अगर एक तरह से इसका समास विग्रह हम करें तो वज्र का युद्ध हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसमें जो है बहुव्रीहि का दिया गया है, और यदि हम इसका इस तरह से करें तो वज्र के द्वारा, तो इसमें उस समय तत्पुरुष समास आना चाहिए था। इसमें कहा है जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो वह समास कहलाता है। जिस समास में दोनों खंड प्रधान होते हैं उसे आप द्वंद्व समास कहते हैं, उसे आप द्वंद्व समास कहते हैं, लिख लीजिएगा।
अब यहाँ पर देखिए, ऊपर हमने जो वज्रायुद्ध का यहाँ पर समास किया है बच्चों, तो इसका जो है आप अर्थ कैसे लिखेंगे, इसका समास विग्रह क्या करेंगे। इसके दो अर्थ आते हैं यहाँ पर। वज्र यानी बिजली से युक्त हथियार, इसका समास विग्रह यदि हम करें ना तो ये आ जाएगा आपका बिजली से युक्त हथियार। वज्रायुद्ध एक तो ये हो जाए वज्र के द्वारा युद्ध, लेकिन यहाँ इसका अर्थ आ रहा है, तभी आपका बहुब्रीहि समास बना है। तो वज्र होता है बिजली, वज्र आपका, वज्र कहा है यहाँ पर किसको, बिजली को, बिजली को, ठीक है। और युद्ध होता है हथियार। बिजली से युक्त हथियार, बिजली से युक्त हथियार। तो इस वज्रायुद्ध का जो समास है वो क्या हो गया है, बिजली से युक्त हथियार। इसलिए अब इसमें जो है आपका क्या दिया गया है, हथियार की आपको विशेषता बता दी गई है, उसका विशेषण बता दिया गया है, उसकी विशेषता बताई है कि हथियार कैसा है, बिजली से युक्त है, ठीक है। तो वज्र यहाँ पर बिजली के लिए कहा गया है, वज्रायुद्ध यानी कि बिजली से युक्त हथियार, इसीलिए इसमें आपका बहुब्रीहि समास आया है, ध्यान देना। और साथ में जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो, जिस समास में दोनों खंड प्रधान हो, वो समास आपका कहलाता है द्वंद्व समास, ठीक है। घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम में, ठीक है। अब बहुब्रीहि समास में क्या है, यहाँ घनश्याम, घनश्याम किसे कहा जाता है, बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों ही पद आपके प्रधान नहीं होते हैं, और एक अन्य अर्थ में आपका जो है यहाँ पर प्रधान निकलता है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, घनश्याम का अर्थ क्या है, घन के समान श्याम। तो किस अर्थात श्री कृष्ण के लिए यहाँ पर कहा गया है, ये आपका बहुब्रीहि समास है। ऊपर जो हमने क्वेश्चन यहाँ पर किया था, बिजली से युक्त हथियार, ये आपका इंद्र के हथियार को, वज्र को कहा जाता है वज्रायुद्ध, है ना। तो बिजली से युक्त हथियार यानी वज्र के समान कठोर जो है हथियार है, इसलिए यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास था। एक अन्य अर्थ यहाँ पर भी आया था, ठीक है। तो इसको भी आप लिखे, नोट कीजिएगा। तो घन श्याम, घन के समान श्याम, अर्थात श्री कृष्ण की यहाँ पर बात की गई है। तो घन अर्थात बादल के समान, श्याम यानी सांवले हैं जो वे श्री कृष्ण। तो अन्य अर्थ, ना तो पहला पद प्रधान ना दूसरा पद प्रधान, इसमें अन्य अर्थ आएगा श्री कृष्ण, तो वो इसके प्रधान होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बहुब्रीहि समास है। तो जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास क्या कहलाता है। तो अभी हमने इससे पहले भी आपको बताया था, वो बहुब्रीहि समास है, क्योंकि यहाँ पर एक अन्य अर्थ आता है। जैसे हमने घनश्याम कहा, तो घनश्याम, घन के समान श्याम अर्थात बादल के समान सांवले कौन है, श्री कृष्ण है, इसलिए हम यहाँ श्री कृष्ण को प्रधान कहेंगे, अन्य अर्थ ही प्रधान आएगा, ना पहला पद ना दूसरा पद, ना पहला खंड ना दूसरा खंड। तो जिस समास में दोनों खंड अप्रधान हो वह समास आपका क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास कहलाता है। दही बड़ा में कौन सा समास है, तो दही में डूबा हुआ बड़ा, तो यहाँ पर इस समास में कौन सा आपका समास है, तो यहाँ पर मध्य पद लोपी कर्मधारय समास है। क्या कर्मधारय समास होता है, क्योंकि इसका जो विग्रह है वो दही में डूबा हुआ बड़ा होता है, जहां में कारक चिन्ह और डूबा हुआ पद लुप्त हो जाते हैं। दही बड़ा की विशेषता बताता है यह,
और कुछ लोग इसे द्वंद्व समास भी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मध्य पदलोपी कर्मधारय समास कहेंगे। ठीक है। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरोत्तम में कौन सा समास है? तो नरोत्तम का समास विग्रह होता है नरों में उत्तम, और मैं यहाँ पर चिन्ह का लोप हुआ था, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, चिड़ी मार में कौन सा समास है? चिड़ी मार में कौन सा समास है? तो चिड़ी मार का मतलब होता है चिड़िया को या चिड़ियों को मारने वाला। को चिन्ह का यहाँ पर लोप हुआ है। तो ये देखिए द्वितीय द्वितीय यानी कि आपका को चिन्ह क्या होता, कर्म ने कर्ता ने कर्म को द्वितीय क्यों कहा है, ध्यान देंगे। द्वितीय इसलिए कहेंगे कि जो आपके कारक चिन्ह है वो पहला है कर्ता, कर्ता का चिन्ह ने है, लेकिन हम यहाँ पर इसको प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरा है आपका कर्म, कर्म को इसका चिन्ह है, इसी का लोप हुआ है, इसलिए ये पहला, ये द्वितीय तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। ये आपका द्वितीय तत्पुरुष, क्योंकि कारक चिन्हों के आधार पर ही तो हम इसका भेद करते हैं। तो ये आपका द्वितीय तत्पुरुष समास, कर्ता ने कर्म को। चिड़ीमार का जो अर्थ है या इसका जो समास विग्रह है चिड़ियों को मारने वाला, को चिन्ह यहाँ पर आया है, चिड़ियों को मारने वाला, को चिन्ह का लोप हुआ है। चिड़ियों को मारने वाला अर्थात इसमें आपका द्वितीय तत्पुरुष समास आ जाएगा। त्रिलोचन में कौन सा समास है? त्रिलोचन तीन नेत्रों वाला, तीन नेत्रों वाला, और तीन नेत्रों वाला कौन है? भगवान शिव के ही तीन नेत्र हैं। तो यहाँ पर जो है अन्य अर्थ आया है, त्रिलोचन यानी कि तीन नेत्रों वाला, तीन आंखों वाला, तीन नेत्रों वाला। तीन नेत्रों वाला कौन है? शिव, शिव के लिए कहा गया है त्रिलोचन। ठीक है, इसलिए इसमें आपका बहुव्रीहि समास आता है। बहुव्रीहि समास में न पहला पद न दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें अन्य अर्थ में जो भी आपका आता है वही आपका प्रधान होगा। तो तीन नेत्रों वाला शिव को कहा गया है तीन नेत्रों वाला। नेक्स्ट है, मृगेंद्र में कौन सा समास है? मृगेंद्र किसे कहा गया है? मृगों अर्थात जानवरों का राजा सिंह, जानवरों का राजा कौन है? सिंह है। तो इसमें भी मृगेंद्र अर्थात जानवरों का राजा सिंह एक अन्य अर्थ आ रहा है, तो ये भी आपका बहुव्रीहि समास होगा। और इसमें कुछ और पद हैं, इनको आप लिखें और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। प्रश्न नंबर 36 लिखेंगे आप, प्रधानमंत्री में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है तो इसका आप समास विग्रह करेंगे, प्रधानमंत्री। मृत्युंजय में कौन सा समास है? बहुव्रीहि है तो इसका आप समास विग्रह करेंगे। तो लिख लीजिएगा समास विग्रह करने आपको प्रधानमंत्री का, मृत्युंजय का, बाकी आपको लिखे हुए हैं यहाँ। ठीक है। नवरात्र में कौन सा समास है? और साथ में इसका भी आप समास विग्रह करके लाएं, नवरात्र का समास विग्रह करें। ठीक है। और सप्त सिंधु में कौन सा समास है? सप्त सिंधु का भी आप देखिए, समास तो आपके सामने दिया गया है, द्विगु समास उत्तर है, लेकिन आपको इनके समास विग्रह करने हैं। किस किस पद के? पहला है आपका प्रधानमंत्री का समास विग्रह करेंगे, मृत्युंजय का समास विग्रह करेंगे,
नवरात्र का समास विग्रह करेंगे और सप्त सिंधु का समास विग्रह करेंगे। चलिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हमने समास पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न किए हैं। इस समास विग्रह के प्रश्नों के द्वारा आप सभी को समास का जो कॉन्सेप्ट है और साथ में हमने क्वेश्चन के साथ साथ आपको समास भी रिवाइज कराए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समास विग्रह करना और साथ में समास को पहचान आप अब पाएंगे। और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।